Assalamualaikum viewers, 10th class, chapter number 12, coordination and control, and the lecture number is 1. तो इस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो टिश्यूज और ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन से और कंट्रोल से काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ये मल्टी सेलुलर है, ये इसमें सिर्फ सिंगल सेल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा सेल्स से ये मिलकर बना हुआ है। तो ये जो सारे सेल्स हैं ये एक इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, आज़ादाना तौर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरे सेल्स के साथ, टिश्यूज के साथ, ऑर्गन्स के साथ मिलकर फिर ही अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो हमारा जो बॉडी है उसमें जितने भी टिश्यूज हैं ये सारे के सारे इकट्ठे जब काम करते हैं तो इसके लिए हमारा पूरे का पूरा जिस्म जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि ये जो सारी के सारी एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं ये कोऑर्डिनेशन के साथ ही होती है। और जो कोऑर्डिनेशन है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है कि वो दुनिया में जो भी चीज उसके इर्द गिर्द हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको कंट्रोल कर सके या फिर उसके अगेंस्ट जो है वो कंट्रोलिंग कर सके। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल है जी, जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए जो हमारे हैंड्स और हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, इनकी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। तो इनकी कोलैबोरेशन होगी, इसके साथ हमारे मसल्स हैं, हमारी आईज हैं, हमारी थॉट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी तो ही हम जो है वो कोई चीज़ लिख सकेंगे या फिर उस चीज़ को जो है वो पढ़ सकेंगे। और इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है जो हमारे मसल्स हैं वो मूवमेंट के दौरान यानी हरकत के दौरान, हिलने जुलने के दौरान जो है वो इकट्ठे ही काम करते हैं। मूवमेंट से मुराद के एक प्लेयर है, जब वो बॉल को कैच करेगा तो उसके जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं या बैक है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ मसल्स होते हैं। तो ये जो हंड्रेड्स ऑफ मसल्स हैं ये मूवमेंट में इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ साथ ही उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन्स से लेता है और उन्हें कोऑर्डिनेट करता है मसल्स तक। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है इसकी ही वजह से जो मसल्स हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में सीधे तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, ठीक है। पावर है या फिर टाइम की लेंथ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोऑर्डिनेशन में हमारी साथ देती हैं, मदद करती हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ें नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की काइंड्स हैं, जैसा कि ब्रीथिंग है, भागने के दौरान में हमें सांस लेना भी ज़रूरी होता है। तो सांस लेने के दौरान में जो हार्ट बीट रेट्स हैं, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर को भी एडजस्टेड करना होता है। इसी तरह जो एक्स्ट्रा हीट है वो भी हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव्ड होती है। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये कोऑर्डिनेशन के साथ ही होते हैं। तो ये काम सारे के सारे कैसे हो रहे हैं? तो चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे काम कोऑर्डिनेशन से और कंट्रोल से हो रहे हैं। तो जो हमारा बॉडी है ये एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है और इस एक यूनिट में जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं जो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और हार्मोनल कंट्रोल होता है उन ऑर्गन्स और सिस्टम्स में। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है यानी कि ये कोऑर्डिनेशन जो है ये दो तरह की होती है, एक है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये नर्वस सिस्टम से होती है और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एंडोक्राइन सिस्टम से होती है। तो जो कोऑर्डिनेशन है इसकी डेफिनेशन में देखें कि कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल्स। के जो स्टिमुलाई में जो रिस्पॉन्स शो ऑफ करना होता है वो जो रिस्पॉन्स है ये केमिकल्स के जरिए ही होता है। नेक्स्ट जो है वो इसमें बताया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं उनमें दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स मौजूद होते हैं, नर्वस भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। लेकिन जो प्लांट्स हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही हो रही होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स में ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, तो प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब कोऑर्डिनेटेड एक्शन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कंपोनेंट स्टिमुलस, दूसरा कंपोनेंट रिसेप्टर, तीसरा कोऑर्डिनेटर, चौथा है इफेक्टर और पांचवा कंपोनेंट है रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले कंपोनेंट की तरफ चलूंगी जो कि है स्टिमुलाई या स्टिमुलस। तो ये जो स्टिमुलस है ये एक ऐसा सोर्स है जो कि हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें एक
नर्व इम्पल्स को क्रिएट करता है, एक रीजन जो है वो, एक रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। तो फॉर एग्जांपल लाइट है या टच है, क्योंकि यहाँ सनफ्लावर की एग्जांपल दी हुई है। सनफ्लावर जो फ्लावर है, ठीक है, ये जो फ्लावर है ये सन की तरफ को मूव करता चला जाता है। तो जैसे जैसे सन ग्रो करता है ऐसे ही सनफ्लावर भी जो है वो फूल ग्रो करता रहता है, और जैसे ही सन जो है वो डाउन हो जाएगा तो ये भी जो है वो डाउन हो जाएगा। तो इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न जो है वो लाइट है। लाइट वो फैक्टर है जो कि इस किस्म की चेंजेस लेकर आता है सनफ्लावर के फ्लावर में। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये स्टिमुलाई कहलाते हैं। तो स्टिमुलाई जो है ये इन्वायरमेंट में, चाहे वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, उसमें जो है वो किसी भी किस्म की चेंज है जो कि ऑर्गेनिजम्स के जवाब को जो है वो बाहर निकालती है, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। स्टिमुलाई की फर्दर और भी एग्जांपल्स हैं, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव्स हैं, इसके साथ ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं वो स्टिमुलाई की हैं। नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट है हमारा रिसेप्टर। तो जो स्टिमुलाई है ये स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज या फिर सेल्स से डिटेक्टेड होते हैं। तो ये जो टिश्यूज, ऑर्गन्स या फिर बॉडी सेल्स हैं ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैं, आवाज़ जो है वो हम कानों से सुनते हैं। इसी तरह आंखों से हमें रोशनी का पता चलता है कि ये कम तेज़ है या फिर ज़्यादा तेज़ है। और अगर हवा में किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, तो ये भी जो है वो हम नोज से उसको स्मेल कर सकते हैं। इसी तरह और भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं इस्तेमाल हो रहे होते हैं डिटेक्शन में। तो ये जो ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स हैं ये स्पेसिफिक होते हैं ताकि वो किसी भी किस्म की खास स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकें। तो ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है जो कोऑर्डिनेटर्स। तो वो वाले ऑर्गन्स जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और फिर उसको जो है वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाते हैं उस मैसेज को, ताकि वहाँ प्रॉपर एक्शन हो सके। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं। क्योंकि हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं कोऑर्डिनेशन की, एक थी नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और मैसेज को न्यूरॉन्स की सूरत में सेंड करेंगे नर्व इम्पल्सेस तक। लेकिन दूसरी तरफ जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे केमिकल्स की सूरत में और मैसेज को भी जो है वो हार्मोन्स की सूरत में ही, कुछ केमिकल्स की सूरत में ही हमारे ब्लड में जो है वो सेक्रेट कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। चौथा कंपोनेंट है इफेक्टर्स। तो ये वो वाले पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर से और उसके मुताबिक फिर खास किस्म की जवाबदेही होती है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में चूँकि न्यूरॉन्स मैसेजेस को कैरी करते हैं, कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक, तो ये जो है वो इफेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स हैं ये मैसेजेस को कोऑर्डिनेटर तक कैरी करते हैं, कोऑर्डिनेटर से जो है वो एक टारगेट टिश्यू तक कैरी करते हैं। तो ये भी फैक्टर्स के तौर पर ही काम करेंगे। इसके अलावा कुछ हार्मोन जैसा कि नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन चूँकि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो ये भी इफेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह बोन्स हैं, लिवर्स हैं, ये भी जो है वो हार्मोन्स के लिए इफेक्टर्स के तौर पर ही काम करती हैं। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्स। तो कोऑर्डिनेटर जो हैं ये मैसेज को रिसीव करने के लिए काम आते हैं और जो इफेक्टर्स हैं वो उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एक्शन है, परफॉर्मिंग है, ये रिस्पॉन्स कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल है जी, जब हम अपना हाथ तेज़ी से खींच लेते हैं, जब हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम अपना हाथ तेज़ी से पीछे खींच लेते हैं। इसी तरह जो सनफ्लावर की सनलाइट की तरफ जो मूवमेंट है, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जो न्यूरॉन्स हैं ये कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि जो है वो एक इमीडिएट लेकिन बहुत ही जो है वो कम मिकदार में रिस्पॉन्स क्रिएट हो। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये स्लो रिस्पॉन्स लेकिन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है।
ये दोनों में डिफरेंस है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो एक तो फौरन होता है, दूसरा शॉर्ट लिविंग। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लिविंग होगा। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ दोनों नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो है वो डायग्राम दी हुई है। तो सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिसेप्टर्स हैं, सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस से फिर जो है वो रिसेप्टर्स आ जाएंगे, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये न्यूरॉन्स की सूरत में मैसेज को, इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्स तक, और फिर ये जो नर्व इम्पल्स है वो इस मैसेज को पहुंचाएगी ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये फिर इस मैसेज को हमारे इफेक्टर्स यानी हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाएंगे। तो ये जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं ये फिर उस मैसेज को रिस्पॉन्स तक ट्रांसमिट कर देंगे, वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पहले भी हमने पढ़ा था कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट लेकिन शॉर्ट लिविंग होता है। दूसरी तरफ जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें भी सेम चीज़ें हैं। स्टिमुलस है सबसे पहला, उसके बाद जो है वो रिसेप्टर्स आ जाएंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स को ब्लड में सेक्रीट करेंगे, फिर ये ब्लड जो है वो उनको लेकर जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो उस मैसेज को केमिकल्स की सूरत में ही इफेक्टर्स तक यानी कि हमारे बोन्स या फिर लिवर तक पहुंचाएंगे, और फिर वहां से ये रिस्पॉन्स तक पहुंचा दिए जाएंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होता है ये बहुत ही स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लिविंग होता है।